क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 5 नई समस्याओं से पेज नंबर 72 से बेटा पेज नंबर 76 तक पढ़ाया था और समझाया था। अब मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ जो पेज नंबर 77 से है। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। भारत में बेटा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि पर्दा प्रथा ने जन्म ले लिया था, और ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब हिंदुओं और मुसलमानों के जो पद थे बेटा उन्हें आदर की निशानी समझा जाता था। जो हिंदू और मुसलमानों के मुगल काल में जो हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों में जो पद होते थे तो आदर की निशानी समझा जाता था। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था पर्दा प्रथा। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था। और पर्दा प्रथा बेटा ने क्या किया कि औरतों को अलग रखा गया, अलग पर्दे में रखा गया, और ये उन इलाकों में था जहां ऊंचे वर्ग रहते थे, खासकर मुसलमानों में, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिनमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। लेकिन बेटा मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिनमें आते हैं दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार, बंगाल। लेकिन अजीब बात यह है कि जो पंजाब और जो सरहदी सूबे थे वहाँ मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, लेकिन वहाँ पे पर्दा प्रथा की इतनी कड़ी व्यवस्था नहीं थी। मतलब इतनी कड़ी पर्दा व्यवस्था नहीं थी जितना कि मुगल काल में रही। मतलब कि दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार, बंगाल आते हैं जहाँ पर अधिक प्रभाव पड़ा, मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, तो यहाँ पर पर्दा प्रथा अधिक दिखाई पड़ता। लेकिन पंजाब में और वहाँ के सरहदी सूबे में वहाँ भी मुस्लिम इलाके थे, लेकिन वहाँ पर पर्दे प्रथा की इतनी कड़ा नहीं था। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच में एक समन्वय रूप ले रहा था। उनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमरावों में हुए। इनका असर विशाल जन समूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इनके केंद्र बने। विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके दो केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। दिल्ली में अफगानों के बेटा प्रतिष्ठित होने के साथ साथ पुराने और नए के बीच में एक मेलजोल रूप ले रहा था। आपसी समन्वय, मेलजोल एक रूप ले रहा था, और इसमें ज़्यादातर जो थे वे उच्च वर्ग के लोग थे। उनमें अमीर उमराव में भी हुए। तो इसका असर कहाँ पड़ा? इसका असर पड़ा एक विशाल जन समूह पर, देहाती जनता पर नहीं पड़ा, लेकिन एक विशाल जन समूह पर इसका असर पड़ा। और इसके जो प्रारंभ है वह दरबारी समाज में होती है। इसकी जो शुरुआत हुई वह दरबारी समाज से होती है। आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर चला गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का बेटा बाद में गढ़ बन गया। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई तो जौनपुर में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई।
पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। जब तैमूर ने बेटा हमला किया था, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, तो जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया था और दिल्ली कमज़ोर हो गई, तो जौनपुर में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई और पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान ये रियासत जो मुस्लिम रियासत थी, ये कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र भी रही। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक, अब आइए बेटा पेज नंबर 78 पर, मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृति का अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला। इस समय जो हिंदी थी बेटा, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो धर्म था, उसमें आपसी समन्वय का प्रयास किया गया। साथ ही इस समय हिंदी बहुत अधिक विकसित हुई। उसी समय जो है एक मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। पूरे भारत में बेटा नई उत्तेजना आ गई थी, नए नए विचार आ गए थे जो लोगों को परेशान भी कर रहे थे। विदेशी तत्वों को अपने साथ मिलाने मतलब आत्मसात करने का प्रयास भी कर रहे थे। तो इस प्रक्रिया से क्या हो रहा था, इस प्रक्रिया से थोड़ा बहुत जो है खुद भी वे बदल रहे थे। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हो गए जिन्होंने इस समन्वय को जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा और उपेक्षा भी की। जो वर्ण व्यवस्था थी बेटा, तो जो समर्थक और सुधारक थे, जो सुधारने का काम करते थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा भी करना शुरू की और वर्ण व्यवस्था की उन्होंने उपेक्षा भी की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनके उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। कबीर की साखियाँ और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर में गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों ने नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप किसी हद तक भिन्न हो गया। उसी समय बेटा जो है 15वीं शताब्दी में ही, याद रखिएगा क्लास 8, 15वीं शताब्दी में कबीर आए और कबीर की साखियाँ जो है और उनके पद बेटा आज भी प्रसिद्ध हैं। और उसी समय गुरु नानक जी भी आए, उत्तर में गुरु नानक जी, जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने बेटा अपने विचारों को हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा। भारत में इस्लाम का स्वरूप जो था बेटा, वो दूसरे स्थानों पर उनके स्वरूप से कहीं हद तक भिन्न था। जो इस्लामी स्वरूप था वो बेटा उसका जो स्वरूप था वो दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से कहीं अलग था। इस्लाम में एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पे भी पड़ा। 15वीं शताब्दी में बेटा जब कबीर आए और गुरु नानक देव जी, तो इन्होंने बेटा अपनी विचारों का बहुत प्रभाव डाला। इन्होंने सुधारने का प्रयास किया, सुधार का कार्य किया। हिंदू धर्म पर इन सुधारकों का और के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। भारत में इस्लाम का जो स्वरूप था वो दूसरे स्थानों से कहीं अलग था। साथ ही इस्लाम के एकेश्वरवाद ने क्या किया, हिंदू धर्म को प्रभावित कर दिया। जैसे कि इस्लाम में क्या है बेटा, एकेश्वरवाद है, तो उसने हिंदू धर्म को ही प्रभावित किया। हिंदुओं के अस्पष्ट जो बहुदेववाद है उसका जो प्रभाव है भारतीय मुसलमानों पर भी पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया। कुछ मुसलमान ऐसे थे बेटा कि भारतीय मुसलमान ऐसे थे कि जिन्होंने प्रभावित होकर क्या किया, अपने ही धर्म को बदल दिया।
और इनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत हालांकि कम थी। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गरचे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। जो दरबारी भाषा थी बेटा वो फारसी थी। और भारत में अधिक से अधिक अपने साथ होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत मिलता है किसका? विदेशी तत्वों के भारत में अधिक से अधिक अपनाने का संकेत मिलता है। जो भाषा थी देश की, जो आम भाषा थी का उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग होता था। कुछ दरबारी की जो भाषा थी वह फारसी थी। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। जो शुरुआत में बेटा जो लेखक आए उसमें सबसे जो प्रसिद्ध थे वो थे अमीर खुसरो। वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। अमीर खुसरो बेटा जो आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक थे, वे तुर्क थे और जो अमीर खुसरो थे बेटा उनका परिवार जो था 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में ही बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे। मतलब जो अमीर खुसरो थे बेटा वो फारसी के सबसे उच्च कोटि के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने कई ऐसे विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। अमीर खुसरो बेटा एक उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। अमीर खुसरो तुर्क थे और उनका परिवार तो बेटा लगभग 3 पीढ़ियों तक संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। सितार जो बेटा लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार तो उसका आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। वे महान संगीतकार थे अमीर खुसरो जी। उन्हें बेटा फारसी के वे बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे। साथ ही बेटा उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। उन्होंने बेटा जो कई विषयों की रचना की है तो उनके रचना से भारत में बेटा विशेष प्रगति होती है, विशेष प्रगति की है। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र। अब आइए बेटा पेज नंबर 79 पर। भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। इनमें बेटा धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा, व्याकरण के अलावा क्या है? संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत है। अमीर खुसरो बेटा कैसे प्रसिद्ध हुए थे? अमीर खुसरो अपने लोक प्रचलित गीत के द्वारा ही प्रसिद्ध हुए थे जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य भाषा में लिखा था। वे जो भी गीत लिखते थे बेटा वो आम बोलचाल की भाषा में ही लिखते थे। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उनकी भाषा ही नहीं ली थी बल्कि उनके रीति रिवाजों और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। अमीर खुसरो ने बेटा अपनी रचना में ग्रामीण जनता की भाषा नहीं ली बल्कि जो ग्रामीण रीति रिवाज होते हैं, रहन सहन होते हैं, उसका भी ढंग का वर्णन अपने गीत में, अपनी रचना में किया है। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ते हैं। अमीर खुसरो ने बेटा जो भी गीत लिखे वे ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लिखे। उनके गीत बेटा आज भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई दी जाते हैं। मतलब अमीर खुसरो बेटा विशेष व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनके गीत जो है आज भी सुनाई देते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही अमीर खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई मिसाल नहीं थी जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही और बोलों में
बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते हैं। अमीर खुसरो ने बेटा बहुत सारी पहेलियाँ भी लिखी हैं और जो उनके बेटा लोकप्रिय गीत हैं वो आम जनता के बीच में बराबर बने रहे और वो भी जो उनकी बोली थी अमीर खुसरो जी की उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया और आज भी उसी तरह से ही गाए जाते हैं जिस तरह से उन्होंने उनकी रचना की थी। बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। अब भारतीयकरण की बेटा प्रक्रिया हुई और उसमें कौन थे विशेष? बाबर और अकबर। अकबर भारत का मुगल खानदान का तीसरा शासक था। मुगल खानदान का बेटा मुगल वंश का तीसरा शासक था अकबर। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। अकबर ने ही बेटा मुगल साम्राज्य की बुनियाद को नींव को पक्का किया था। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु भी हो गई। जो अकबर के बाबा थे उन्होंने ही दिल्ली के सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुतुबुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्प को बुलाकर कराया था। बाबर बेटा भारत में आने के 4 साल के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसका जो भी समय था बाबर का उसने युद्ध में ही बिताया था और साथ ही उसने एक भव्य राजधानी में बिताया था। अकबर जो है ये मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था। इसी ने बुनियाद को पक्का भी किया था। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेनानायक है और इन सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी है, स्वप्नदर्शी है। साथ ही वह लोगों का एक ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। बाबर का जो बेटा व्यक्तित्व है वो अत्यधिक आकर्षित करने वाला है। बाबर बहादुर भी था, साहसी भी था, कला और साहित्य के तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन भी था। जो बाबर था बेटा वो साहित्य का और कला का शौकीन था और जो उसका पौत्र है अकबर वो उससे कहीं ज़्यादा आकर्षक और गुणों से भरा हुआ है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, अच्छा सेना नायक, योग्य सेना नायक है। इसके अलावा वह विनम्र और दयालु है। साथ ही वह लोगों का एक ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। वह अब आइए बेटा पेज नंबर 80 पर। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर से आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबंध हो। अकबर बेटा लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का उसने एक सपना देखा था और वही सपना फिर से आकार लेने लगा था। ऐसा भारत का सपना देखा था जो क्या हो राजनीतिक दृष्टि से कैसा हो, एक ऐसा राज्य ना हो बल्कि क्या हो ऐसा जिसकी जनता, उस राज्य की जनता जो आपस में सहज संबंध में हो, मतलब आपस में जनता का सहज संबंध हो। 1526 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से विवाह की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। 1526 ईस्वी के आरंभ से ही बेटा उसने लंबे शासन के लगभग 50 वर्षों
के बाद वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति में प्रयासरत था, प्रयास करता रहा। बहुत से राजपूत थे जिसको उन्होंने अपनी ओर मिला लिया था और उन्होंने एक राजपूत राजकुमारी से विवाह भी किया था और उनका बेटा और वारिस था जहांगीर। जहांगीर इस तरह आधा मुगल था और आधा क्या था, हिंदू राजपूत था, क्योंकि उन्होंने विवाह हिंदू राजकुमारी से किया। तो इस तरह से क्या था, आधा मुगल था और आधा राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां, उसकी भी माँ क्या थी, राजपूत माँ का बेटा था। जो शाहजहां है वह भी राजपूत माँ का बेटा था। इसलिए यह तुर्क मंगोल जो वंश था, तुर्की और मंगोल वंश, ये तुर्क और मंगोल होने से कहीं अधिक क्या था, भारतीय था, मिली जुली, क्योंकि उन्होंने हिंदू कन्याओं से, हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया। तो ये तुर्क और मंगोल होने से कहीं ज्यादा जो है भारतीय था। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। राजपूत राजघरानों से बेटा संबंध बनाने के कारण जो है उनका साम्राज्य भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में इसी तरह चलता रहा, केवल सरकार, प्रशासन और सेना की को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। मुगल राजपूत सहयोग ने क्या किया बेटा, कि बाद के शासकों के शासन में इस तरह से चलता रहा कि न केवल सरकार, प्रशासन, सेना को ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित उन्होंने किया। अकबर का राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। अकबर जो थे बेटा, उनको राजपूताना में जो मेवाड़ के राणा प्रताप थे, राणा प्रताप को का दमन करने में सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे वह विदेशी विजेता समझता था और औपचारिक संबंध जोड़ने के बजाय, कि मैं औपचारिक संबंध नहीं जोड़ूंगा, उसके बजाय मैं क्या करूंगा, जंगलों में मारा मारा फिरूंगा। और राणा ने बेटा ऐसा ही किया। औपचारिक संबंध जोड़ने के बजाय राणा जी जो है वह जंगलों में मारे मारे फिरना ही बेहतर उन्होंने समझा। अब आइए बेटा पेज नंबर 81 पर। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फौजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई थे। भाई बीरबल और राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ और जैसे वह भारत का अपना वंश हो। अकबर ने क्या किया था बेटा, अपने चारों तरफ प्रतिभाशाली लोगों का ही समुदाय इकट्ठा किया था। वह आदर्शों के प्रति समर्पित थे। उनमें जो है फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई थे। फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, साथ ही बीरबल, मानसिंह, अबुल रहीम खाना भी शामिल थे। उसने एक ऐसे धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सब माने। एक ऐसे धर्म को शुरू करने का प्रयास किया कि जो सबको मान्य हो। अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना कि बेटा मुसलमानों में। अकबर को जितना मुस्लिम लोग मानते थे
उतना ही अधिक हिंदू भी उसे मानते थे। मुगल वंश भारत में इस तरह से स्थापित हुआ था कि जैसे क्या हो, भारत का अपना वंश हो। मुगल भारत में इस तरह से बेटा आके जड़ गए या स्थापित हो गए कि जैसे कि भारत क्या हो, भारत स्वयं उनका ही वंश हो। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जोइसिट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि जिसकी उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। अकबर के बेटा दरबार के एक पुर्तगाली थे जेसुइट, वो बताते हैं कि अकबर की दिलचस्पी जो थी वह बहुत सी बातों में थी और वह सबके बारे में जानकारी भी हासिल करना चाहता था। अकबर हासिल करना चाहता था, उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही। अकबर को सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी कलाओं का भी उसे ज्ञान था। अजीब बात यह है कि उसकी जो जिज्ञासा थी, जानने की जो इच्छा थी, वो एक बिंदु पर जाकर के रुक जाती थी। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। जेसुइट कहते हैं कि अकबर जो था वो सब कुछ जानने का प्रयास करता था, उसे बहुत ज्ञान भी था और उसकी जिज्ञासा लेकिन एक स्थान पर, एक बिंदु पर आकर रुक जाती थी। अकबर ने अगर संसार के दूसरे हिस्सों पर ध्यान दिया होता कि दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो सामाजिक परिवर्तन की नींव अकबर ने रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाज का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। लेकिन उसके सामने अगर बेटा अकबर ने भारत के दूसरे हिस्सों पर भी ध्यान दिया होता कि वहाँ क्या हो रहा है, तो शायद उसने परिवर्तन की एक बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि इस्लाम के साथ साथ वह धर्म और लोगों के रीति रिवाज का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम कर सके। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियाद अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। इसी कारण से भारत की जो बेटा सामाजिक स्थिति थी उसमें अकबर ने कोई भी बुनियाद में कोई अंतर पैदा नहीं किया और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 सालों तक कायम रही। अकबर ने बेटा इतनी मजबूत इमारतें खड़ी की थी इमारत कि कितने भी उत्तराधिकारी आए उसके बाद भी वह 100 सालों तक कायम रही, 100 साल तक खड़ी रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुईं। यह जीव भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया था। अकबर ने बेटा जो इमारत खड़ी की थी वो इतनी मजबूत थी कि कई उत्तराधिकारी आए उसके बाद भी वह 100 सालों तक कायम रही। मुगल सिंहासन के लिए क्या होता था कि शहजादों में लगातार युद्ध होते थे। इससे क्या हुआ बेटा, जो उनकी केंद्रीय शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। दरबार का लेकिन जो प्रताप था वो सारे एशिया यूरोप में
जो है उसके बादशाहों का यश फैला था। लेकिन भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट का और अलंकरण की शैली से एकदम अलग थी। जो प्रेरित वास्तुकार थे, निर्माता थे, उन्होंने बेटा आगरा में जो है ताजमहल को भी अपने हाथों से, मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया था। क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे, जो शेष भाग है वो भी पढ़ेंगे। आज मैंने क्या क्या आपको समझाया, किस किस बिंदु पर समझाया, किसके किसके बारे में बताया, आप ये भी ध्यान से बेटा पढ़ेंगे और स्वयं समझने का प्रयास करेंगे।